श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या है और संस्कृत में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उदाहरणों से समझा था। सर्व इस सर्वनाम के तीनों लिंगों में रूप किस प्रकार चलते हैं यह भी देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम द्वितीय विभक्ति का एक नया नियम देखते हैं। अंतरा व अंतरेण यह दो शब्द संस्कृत में अव्यय माने जाते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलेंगे। अंतरा व अंतरेण इन दो अव्यय शब्दों का प्रयोग होने पर संबंधित शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा शब्द का अर्थ है के बीच में और अंतरेण शब्द का भी एक अर्थ है के बीच में और दूसरा अर्थ होता है बिना। के बीच में इस शब्द का संस्कृत में अनुवाद करना हो तो हम अंतरा अथवा अंतरेण दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और बिना इसका अनुवाद करने के लिए हम अंतरेण शब्द का प्रयोग करेंगे। पिछली कक्षा में हमने विना अव्यय भी देखा था, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात बिना इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अंतरेण अथवा विना दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं इन दो अव्यय का प्रयोग कैसे करना है। पहले के बीच में इस अर्थ में अंतरा व अंतरेण का प्रयोग कैसे करना है देखेंगे। वाक्य है दादा और दादी के बीच में पोता खेल रहा है। अब इस वाक्य में आप देखें के बीच में यह शब्द आया हुआ है। अब इसका अनुवाद करने के लिए हमें अंतरा अथवा अंतरेण दो में से किसी का भी प्रयोग करना है। अब के बीच में का संबंध किसके साथ है? दादा और दादी के बीच में, अर्थात दादा और दादी के साथ। तो दादा और दादी इसका अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हमारा नियम है अंतरा व अंतरेण इन दो शब्दों का संबंध जिसके साथ होता है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब दादा और दादी को संस्कृत में पितामह और पितामही कहते हैं, तो उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो वाक्य बनेगा पितामहम पितामहीम च अंतरा अंतरेण वा। शेष वाक्य है पोता खेल रहा है। पोते को संस्कृत में पौत्र कहते हैं। खेलने के लिए खेल धातु का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा पितामहम पितामहीम च अंतरा अंतरेण वा पौत्रः खेलति। एक और वाक्य देख लेते हैं। तेरे और मेरे बीच में जो फूल है उसकी माला बना। तो यहाँ पर भी के बीच में तेरे और मेरे इस शब्द के अंतर्गत ही के का समावेश हो गया है, अतः के बीच में इसका अनुवाद करने के लिए हम अंतरा अथवा अंतरेण का प्रयोग करेंगे। तेरे और मेरे, तेरे के लिए युष्मद् प्रातिपदिक का प्रयोग करना है, मेरे के लिए अस्मद् का। द्वितीय विभक्ति एक वचन में तेरे का अनुवाद होगा त्वाम, मेरे का अनुवाद होगा माम, अतः वाक्य बनेगा त्वाम माम च अंतरा अंतरेण वा। शेष वाक्य है जो फूल है उसकी माला बना। अब जो और तो का प्रयोग है तो यत तत् का हमें प्रयोग करना है। तो जो फूल है, यहाँ पर जो है वो फूल का विशेषण है, अतः अनुवाद होगा यानी पुष्पाणि संति, उसकी माला बना। उसकी किसकी? वो फूलों की। तो उसका संबंध भी फूलों के साथ है, उसका यह फूलों का विशेषण है और माला के साथ इसका संबंध है, अतः उसका इसका अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। माला कर्म है बनाने की क्रिया का, बनाने के लिए हम क्री धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, निर्मापी धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, अतः वाक्य बनेगा त्वाम माम च अंतरा अंतरेण वा यानि पुष्पाणि सन्ति तेषां मालां कुरु निर्मापयवा। एक और वाक्य देख लेते हैं। दो लोगों की बातचीत के बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर
के बीच में अनुवाद करेंगे अंतरा अंतरेण वा। के बीच में इसका संबंध बातचीत के साथ है, अतः बातचीत का अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। बातचीत को संस्कृत में वार्तालाप कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं, अतः अनुवाद होगा वार्तालापम अंतरा अंतरेण वा। शेष वाक्य है दो लोगों की नहीं बोलना चाहिए। दो लोगों की यह संबंध है बातचीत के साथ, अतः हमें षष्ठी का प्रयोग करना होगा। दो विशेषण हैं, लोग विशेष्य हैं। लोग को संस्कृत में जन कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः अनुवाद होगा द्वयोः जनयोः। नहीं बोलना चाहिए, नहीं के लिए माव्यय का प्रयोग करेंगे, बोलने के लिए वद धातु विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, अतः वाक्य बनेगा द्वयोः जनयोः वार्तालापम अंतरा अंतरेण वा मा वदेत्। संस्कृत में के बीच में इसका अनुवाद करने के लिए मध्य इस अव्यय का भी प्रयोग होता है, पर जब मध्य अव्यय का हम प्रयोग करेंगे तब संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है दो गोलियों के बीच में 10 मिनट का समय होना चाहिए। अब यहाँ पर के बीच में इसका अनुवाद करने के लिए हम मध्य इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। के बीच में इसका संबंध है दो गोलियों के साथ, अतः दो गोलियों का अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। गोली को संस्कृत में गुलिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं और दो शब्द गोलिका का विशेषण है, अतः दो गोलियों के बीच में इसका अनुवाद होगा द्वयोः गुलिकयोः मध्ये। शेष वाक्य है 10 मिनट का समय होना चाहिए। होना चाहिए इसके लिए अस धातु विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। क्या होना चाहिए? समय करता है। समय को संस्कृत में समय ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। 10 मिनट का संबंध है समय के साथ, अतः हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। 10 यह विशेषण है मिनट का, मिनट विशेष्य है। मिनट को संस्कृत में कला कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं। 10 के लिए हमें दशन प्रातिपदिक का प्रयोग करना है, अतः अनुवाद होगा द्वयोः गुलिकयोः मध्ये दशानां कलानां समयः स्यात्। यदि हम के बीच में इसका अनुवाद करने के लिए अंतरा अथवा अंतरेण इस अव्यय का प्रयोग करेंगे, तब हमें दो गोलियों इस शब्द का अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद होगा द्वे गुलिके अंतरा अंतरेण वा दशानां कलानां समयः स्यात्। और वाक्य देख लेते हैं। दो पुस्तकों के बीच में डायरी रखने के लिए बोलो। के बीच में अनुवाद करने के लिए हम मध्य इस अव्यय का प्रयोग करेंगे, तब हमें दो पुस्तकों इसका अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, अतः दो पुस्तकों के बीच में इसका अनुवाद होगा द्वयोः पुस्तकयोः मध्ये। शेष वाक्य हैं डायरी रखने के लिए बोलो। बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग करना है, आदेश होने से लोट लकार। रखने के लिए रखना अर्थ में स्थापित धातु का प्रयोग होता है। के लिए का अनुवाद करने के लिए हमें तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग करना है, अतः रखने के लिए इसका अनुवाद होगा स्थापयितुम। क्या रखना है? डायरी। डायरी यह स्थापित धातु का कर्म है, अतः हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। डायरी को संस्कृत में दैनंदिनी कहते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं, अतः वाक्य बनेगा द्वयोः पुस्तकयोः मध्ये दैनंदिनीं स्थापयितुं वद। यदि के बीच में इसका अनुवाद करने के लिए अंतरा अथवा अंतरेण इन दो अवयवों का यदि हम प्रयोग करेंगे, तब हमें दो पुस्तकों इसका अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तब अनुवाद होगा द्वे पुस्तके अंतरा अंतरेण वा दैनंदिनीं स्थापयितुं वद। एक और वाक्य देख लेते हैं। इसके और मेरे बीच में उसको बिठाने के लिए कुर्सी ले आओ। बीच में इसका अनुवाद करने के लिए मध्य इस अव्यय का जब प्रयोग करेंगे, तब इसके और मेरे इसका अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। इसके इसका अनुवाद करने के लिए इदम प्रातिपदिक अथवा एतद प्रातिपदिक का षष्ठी विभक्ति का रूप प्रयोग होगा, और मेरे इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस्मद षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। अनुवाद होगा अस्य मम च मध्ये। शेष वाक्य है उसको बिठाने के लिए कुर्सी ले आओ। ले आने के लिए हमें आपूर्वक नि धातु का प्रयोग करना है, आदेश होने से लोट लकार करेंगे। क्या ले आओ? कुर्सी। कुर्सी कर्मकारक है, आसंदिका कही जाती है, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है।
बिठाने के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हमें तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। बिठाने के लिए उपपूर्वक वेशी इस निजंत धातु का प्रयोग होता है, जिसके रूप पाठी के समान ही चलते हैं। तुम प्रत्यय लगाने के बाद रूप बनता है उपवेशयितुम। किसको बिठाना है? उसको यह उपवेशी इस क्रिया का कर्म कारक है, क्योंकि उपवेशी यह निजंत क्रिया उपपूर्वक विश इस शुद्ध धातु से निच प्रत्यय ला करके बनती है। उपपूर्वक विश धातु का अर्थ होता है बैठना, जो कि अकर्मक धातु है। अकर्मक निजंत धातु का प्रयोग होने पर प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है, अतः उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। यहाँ पर उसको जो है वह उपपूर्वक वेशी इस निजंत क्रिया का प्रयोज्य करता है, अतः उसकी कर्म संज्ञा है और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः अनुवाद होगा अस्य मम च मध्ये तम उपवेशयितुम आसंदिकम आनय। के बीच में इसका अनुवाद करने के लिए अंतरा अथवा अंतरेण हम प्रयोग करेंगे, तब इसके और मेरे इसका अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तब अनुवाद होगा इमं मां च अंतरा अंतरेण वा तम उपवेशयितुम आसंदिकम आनय। अंतरेण इस अव्यय का दूसरा अर्थ है बिना। के बिना इस अर्थ में हम अंतरेण अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। आइए वाक्य से देखते हैं अंतरेण इस अव्यय का प्रयोग कैसे करना है। भूख के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। के बिना इसका अनुवाद करने के लिए अंतरेण इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। के बिना इसका संबंध है भूख के साथ, अतः भूख का अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। भूख को संस्कृत में बुभुक्षा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, अतः अनुवाद होगा बुभुक्षाम अंतरेण। शेष वाक्य है भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को संस्कृत में भोजन ही कहेंगे, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। नहीं के लिए मा अव्यय का प्रयोग करेंगे, करना चाहिए क्री धातु विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। भोजन है वो क्री धातु का कर्म है, अतः अनुवाद होगा बुभुक्षाम अंतरेण भोजनम मा कुर्यात्। पिछली कक्षा में हमने देखा था के बिना इसका अनुवाद करने के लिए हम विना इस अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब विना इस अव्यय का प्रयोग करेंगे तब वाक्य होगा बुभुक्षाम विना भोजनम मा कुर्यात्। एक और वाक्य देख लेते हैं। मोबाइल के बिना जीवन संभव है क्या? के बिना इसका अनुवाद करने के लिए हम अंतरेण विना दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल का संबंध के बिना के साथ है, अतः मोबाइल का अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। मोबाइल को संस्कृत में चलभाष कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः अनुवाद होगा चलभाषम अंतरेण विना वा। शेष वाक्य है जीवन संभव है क्या? जीवन को संस्कृत में जीवन ही कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। संभव जीवन का विशेषण है का अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु का प्रयोग करना है। क्या के लिए किम अव्यय का प्रयोग करेंगे, अतः वाक्य बनेगा चलभाषम अंतरेण विना वा जीवनम संभवम अस्ति किम। आशा करती हूँ अब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंतरा, अंतरेण और मध्य इनका प्रयोग हमें किस प्रकार करना है। आइए तृतीय विभक्ति का भी एक नियम देख लेते हैं। के साथ इस अर्थ वाले सह, साकम, सार्धम, समम इन चार अव्यय में से किसी का भी प्रयोग होने पर संबंधित शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है दूध के साथ नमकीन चीज़ें मत खाओ। अब यहाँ पर के साथ इसका अनुवाद करने के लिए हम सह, साकम, सार्धम, समम इन चार में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम सह इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। ये चारों ही अव्यय हैं। सह, साकम, सार्धम, समम चारों के चारों अव्यय हैं। साकम, सार्धम, समम नपुंसकलिंग से लगते हैं, पर ये नपुंसकलिंग नहीं है क्योंकि अव्यय के कोई लिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर के साथ का अनुवाद करने के लिए हम सह अव्यय का प्रयोग करेंगे। के साथ का संबंध दूध के साथ है, अतः दूध का अनुवाद करने के लिए हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। दूध को संस्कृत में दुग्ध कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अतः दूध के साथ इसका अनुवाद होगा दुग्धेन सह। शेष वाक्य है नमकीन चीज़ें मत खाओ। खाने के लिए खाद्य धातु का प्रयोग कर सकते हैं,
आदेश होने से लोट लकार। मत का अनुवाद करने के लिए मा अव्यय का प्रयोग करेंगे। नमकीन चीज़ें, नमकीन चीज़ इसका संस्कृत में अनुवाद होता है लावणिक। खाद्य धातु का यह कर्म है, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। वाक्य बनेगा दुग्धेन सह लावणिकम मा खाद खादतु वा। यहाँ पर आप देखें खाद और खादतु दो में से किसी का भी अनुवाद कर सकते हैं। यदि हम ये समझते हैं कि तुम मत खाओ तब खाद इस क्रिया का प्रयोग होगा, और आप मत खाओ ऐसा यदि हम मानते हैं तो खादतु इसका हम प्रयोग करेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को तुम अथवा आप दो में से किस संबोधन से संबोधित करना चाहते हैं, उसके हिसाब से क्रियाओं में अंतर आ जाएगा। खाद और खादतु दो में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। सह के जगह साकम सार्धम समम इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तब वाक्य बनेगा दुग्धेन साकम अथवा दुग्धेन सार्धम अथवा दुग्धेन समम लावणिकम मा खाद खादतु वा। आइए एक वाक्य और देख लेते हैं। मक्के की रोटी के साथ गुड़ और मक्खन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर के साथ का अनुवाद करने के लिए सार्धम इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। के साथ इसका संबंध है रोटी के साथ, अतः रोटी का अनुवाद करते समय हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। रोटी कैसी? मक्के की। तो मक्के की यह संबंध है रोटी के साथ, तब मक्के की इसका अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। मक्के को संस्कृत में कटिज कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः मक्के की रोटी के साथ इसका अनुवाद होगा कटिजस्य रोटिकया सार्धम। सह साकम समम इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। शेष वाक्य है गुड़ और मक्खन अच्छे लगते हैं। लगने के लिए लग धातु है, पठ के समान ही इसके रूप चलते हैं। अच्छे इसके लिए सम्यक इस अव्यय का प्रयोग होगा। क्या अच्छा लगता है? गुड़ और मक्खन, अतः गुड़ और मक्खन दोनों कर्म है, कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गुड़ को संस्कृत में गुड़ कहते हैं और मक्खन को संस्कृत में नवनीत कहते हैं। दोनों ही अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं, अतः वाक्य का अनुवाद होगा कटिजस्य रोटिकया सार्धम गुड़म नवनीतम च सम्यक लगतः। एक और वाक्य देख लेते हैं। गुनगुने पानी के साथ फांकी फांकने के लिए रसोई घर में जा रही हूँ। के साथ इसका अनुवाद करने के लिए सह इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। के साथ का संबंध है गुनगुने पानी के साथ, अतः गुनगुने पानी इसका अनुवाद करने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। गुनगुने पानी, इसमें गुनगुना यह विशेषण है, पानी विशेष्य है। गुनगुने को संस्कृत में कोष्णा कहते हैं, अतः गुनगुने पानी के साथ इसका अनुवाद होगा कोष्णेन जलेन सह। शेष वाक्य है फांकी फांकने के लिए रसोई घर में जा रही हूँ। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करेंगे, वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग होगा। गम्य स्थान रसोई घर है, अतः कर्मकारक होने से रसोई घर का अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। रसोई घर को संस्कृत में महानस कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। फांकने के लिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यंत क्रिया का हमें प्रयोग करना है। फांकने के लिए फक्क धातु का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है फांकना। रूप आपके सामने है, फक्कति फक्कतु अफक्कत फक्केत फक्किष्यति। फक धातु से तुम प्रत्यय लगाकर रूप बनता है फक्की तुम, अतः फांकने के लिए इसका अनुवाद होगा फक्की तुम। फाकी को संस्कृत में चूर्ण कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। फांकना इस क्रिया का फाकी कर्मकारक है, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो अनुवाद होगा कोष्णेन जलेन सह चूर्णम फक्कितुम महानसम गच्छामि। तो आशा करती हूँ के साथ इस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले सह साकम सार्धम समम इन अव्ययों का प्रयोग कैसे करना है यह अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप भी व्यवहार में इन शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि आपके लिए भी यह सहज हो जाए। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है, तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं।
थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः।